नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बोझ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? आप दिखाई नहीं दे रही है। प्राची कॉलेज से आती अपनी माँ को ढूंढ रही थी कि तभी अंदर से भाभी रवीना निकल कर आई और बोली, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो इतना? भाभी, माँ कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। अरे मुझे क्या पता तुम्हारी माँ, तुम जानो मैं चौकीदार नहीं हूँ इस घर की जो सबको देखती रहूं। और हाँ, तुम्हारी माँ के बर्तन पड़े सिंक में, वो साफ कर देना। खाना खाकर तुम्हारी माँ बर्तन ऐसे छोड़ देती है जैसे किसी भिखारी ने छोड़े। ये भी नहीं कि अपने बर्तन तो साफ कर लो, कहकर रवीना नहाने के लिए चली गई। प्राची उदास होकर सोचने लगी कि भाभी का फिर से वही राग शुरू हो गया। लेकिन उनसे ये भी तो न पूछा गया कि कॉलेज गई थी तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। आज प्राची के बीएड का रिजल्ट आया था जिसमें वो अपने कॉलेज में टॉप आई थी। इसलिए उसे कॉलेज की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम मिला था जो हर वर्ष टॉपर छात्र को दिया जाता है। वही खुशखबरी प्राची अपनी माँ को सुनाना चाहती थी। सुनाना तो वो अपनी भाभी को भी चाहती थी, लेकिन उसकी भाभी को उसकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो खुद ही कम पढ़ी लिखी थी। इसलिए वह अपनी ननद प्राची की पढ़ाई से बड़ी जलती थी। प्राची अभी 22 साल की ही हुई थी कि उसकी भाभी रवीना अपने पति के कान भरने लगी कि हमें अब प्राची के हाथ वेले कर देने चाहिए क्योंकि लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं कुछ ना कुछ गलत सोचने लगती हैं। इसलिए अगर हमें बदनामी से बचना है तो प्राची की शादी हमें जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। उसकी भाभी नहीं चाहती थी कि प्राची कभी भविष्य में उनसे बेहतर जिंदगी जिए। वो तो बस यही चाहती थी कि प्राची हमेशा गरीब भिखारियों की तरह जीवन जिए, हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर पले और लाचारी की जिंदगी जिए। प्राची सोचती थी कि वो पढ़ लिख कर स्वयं के पैरों पर खड़ी हो जाए, स्वाभिमान की रोटी खाए, उसे दूसरों के सामने कभी हाथ न फैलाने पड़े। तभी प्राची के भाई ने एक दिन अपनी माँ कावेरी जी से कहा कि माँ, अब तो प्राची की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, जवान लड़की को और कितने दिनों तक घर में बैठा कर रहेंगे। कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मेरी बात मानो, प्राची की शादी के लिए रिश्ते देखते हैं। माँ ने इसके लिए हामी भर दी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने कहा, आपकी बहू रवीना ने प्राची के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। भले ही लड़का कम पढ़ा लिखा है पर उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। और हमारे पास क्या रखा है जो हम दहेज में कुछ देंगे? आप तो जानते ही हैं कि अगर हम कहीं दूसरी जगह शादी करेंगे, कोई और अच्छा रिश्ता देखेंगे, तो लड़के वाले तो दहेज में मोटी रकम मांगेंगे ही मांगेंगे। हम तो इतना नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर तुम कहो तो इस रिश्ते को देख लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके प्राची की शादी कर लेंगे। कहकर राजेश अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहां से चला गया। कावेरी जी ने जब ये बात अपनी बेटी प्राची को बताई तो प्राची अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली कि माँ, आप भैया को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। काश माँ, आज पापा जिंदा होते तो आज मैं अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनती। कम से कम मुझे कुछ करने का एक मौका तो मिलता। प्लीज माँ, आप ही भैया को समझा सकती है। बेटी की बात सुनकर कावेरी जी का मन उदास हो गया। बोली, बेटी, मैं भी क्या कर सकती हूँ, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चला है। अब मैं भी तो तुम्हारे भाई भाभी पर ही निर्भर हूँ, तो मैं क्या कहूँ। वैसे भी जवान ननद और बूढ़ी माँ तुम्हारे भाई भाभी के कलेजे में कील की तरह चुभ रही हैं। उन्हें तो यही लगता है कि बस जल्दी से जल्दी इन दोनों से छुटकारा मिल जाए। मुझे तो पता नहीं भगवान कितनी जिंदगी और देने वाला है। मैं रास्ता देख रही हूँ कि वो मुझे उठा ले और तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारी शादी करके तुमसे भी छुटकारा पा ले। प्राची ने अपनी माँ के हाथ पकड़ के कहा, माँ, क्या मेरी जिंदगी के 2 साल भी मुझे और नहीं मिल सकते? भैया भाभी को तो कभी मेरी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं हुआ। बस बाहरी लोगों से पूछते रहते हैं कि शादी के लिए कैसा भी लड़का ढूंढ दो। ये क्या बात हुई माँ? मैंने बोल दिया ना कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहते कहते वह रुआसी हो गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी उसकी भाभी रवीना वहां आ गई। बोली, इस महारानी के सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। पहले नौकरी करेंगी, फिर 2-3 साल बाद में शादी करेंगी। अरे अब बुढ़े होकर शादी करने का इरादा है क्या? आखिर जमाना क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे? पर इसे कहाँ समाज की कोई परवाह है। और आप मम्मी जी, ये क्या कह रही है?
अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसका साथ दे रही हैं। इतना कहकर रवीना वहां से पैर पटकते हुए अंदर चली गई और जाकर अपने पति राजेश से बोली, सुनो जी, 2 महीने के अंदर मैंने जो कहा था वो लड़का देखकर इसकी शादी निपटाओ, जिससे हमारे सर से बोझ उतरे। आगे भी हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? कब तक बहन को घर में बैठा कर रखोगी? और वैसे भी आपकी माँ का बोझ क्या हम पर कम है, जो अब तक इस जवान बहन को भी घर में बैठा रखा है? मैंने बोल दिया ना, बस जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से विदा करो। राजेश ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप उसने हाँ में गर्दन हिला दी। प्राची ने अपने भाई की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोली, भैया, बड़ी मुश्किल से मैंने बीएड की यह डिग्री ली है। यह डिग्री आसानी से नहीं मिलती है। भैया, बस भैया 2 साल और दे दो मुझे, फिर आप जहाँ कहोगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। प्लीज भैया, ना मत करना। राजेश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुन प्राची, तूने अपनी भाभी का फैसला तो सुन लिया ना। वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एक अच्छा लड़का ढूंढने की, पर मिल नहीं रहा है, और अगर मिल भी गया तो वो दहेज बहुत मांगेंगे। इसलिए अब जो भी लड़का मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी करके मैं भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर प्राची की आंखों में पानी आ गया। उदास होकर वह बोली कि भैया, आखिर आपको मैं और माँ बोझ क्यों लगते हैं? उसकी भाभी बीच में बोल पड़ी, अरे बोझ ही तो हो आप दोनों इस घर के लिए। सुनिए जी, इसकी बातें सुनने के लिए समय नहीं है हमारे पास। आप जाइए और जो मैंने कहा है वही कीजिए। उसकी बात सुनकर राजेश कुछ बोले बिना वहां से चला गया और उसके बताए हुए रिश्ते को देख कर आ गया। आकर अपनी पत्नी से चर्चा की और बोला कि रवीना, मुझे तो ये परिवार कुछ ठीक नहीं लगा। अरे आप भी बेकार में चिंता कर रहे हैं। क्या हुआ अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है? कम से कम अपनी दुकान से अपने घर का खर्चा तो चलाता है ना। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वे दहेज नहीं मांग रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो बस, और जाकर अपनी माँ और बहन को अपना फैसला सुना दो। अब इसी लड़के से प्राची की शादी करेंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं? हमारे पास लाखों रुपए नहीं है जो आपकी बहन को दहेज देकर इस घर से विदा करें। पत्नी की बात मानकर राजेश अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ, एक खुशखबरी है। प्राची के लिए एक अच्छा लड़का मिल ही गया है। हाँ, ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है, पर उसकी अपनी एक दुकान है। घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। प्राची बड़ी खुश रहेगी वहां पर। बस आप तो शादी की तैयारी करो अब। कावेरी जी ने सुना तो दंग रह गई। बोली, राजेश, कैसा भाई है रे तू? तेरी एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? कम से कम घर परिवार तो अच्छे से देख लेता बेटा। तेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है, और मैंने सुना है कि वो लड़का बस 8वीं पास है। क्या उसके साथ वो खुश रह पाएगी? अपने घर में मैं और तेरी बहन अकेली बहन है। हम लोग तुम्हें बोझ लगते हैं, वहां उस पर बोझ नहीं पड़ेगा 2-2 नंदों का। कैसा भाई है तू? पहले माँ और अब अपनी छोटी बहन भी तुझे बोझ लगने लगी। माँ की बात सुनकर राजेश गुस्सा हो गया। बोला, माँ, सिर्फ प्राची और आप ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उनका भी भविष्य देखना है। अब जो भी पैसा है वो सारा ही अगर मैं प्राची की शादी में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या ये सोचा है आपने? फिर मैं भी तो खुद बहुत ज्यादा कमाता नहीं हूँ। और फिर माँ सुनो, मुझे तो ये रिश्ता ठीक ही लगा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ करके आ गया हूँ वहाँ। और आप भी अपनी बेटे के मोह में इतनी स्वार्थी मत बनिए कि अपने बेटे बहू के बारे में तुम्हें ध्यान ही न रहे। रसोई में काम कर रही प्राची अपने भाई की सारी बातें सुन रही थी। वो आकर बोली कि भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हैं और मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी का क्या कोई मोल नहीं है? क्या आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों मैं आप लोगों पर इतनी बोझ बन गई हूँ। आप मुझे मेरी जिंदगी के 2 साल क्यों नहीं दे पा रहे? भैया, अगर मैं कमाऊंगी तो आपका ही तो हाथ बटाऊंगी। तभी रवीना बीच में बोल पड़ी, देख लो इसकी कैसे जुबान चल रही है। अब तो बस इस पर लगाम कसने की देर है, वरना देखना हमारी जग हंसाई करवा कर रहेगी है। बस प्राची, अब कुछ और नहीं कहोगी तुम। बस मैंने और तुम्हारी भाभी ने फैसला ले लिया कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और अब तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने ससुराल में जाकर ही करना।
हमारे सर से अब यह बोझ उतरने दो। भैया की बात सुनकर प्राची रोने लगी। फिर बोली भैया का हाथ पकड़, भैया आप मुझे बार बार बोझ क्यों कहते हो? कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो क्या वो भी आपके लिए बोझ होगी? या आपके बेटे के लिए आपकी बेटी बोझ हो जाएगी? क्या उसकी शादी भी आप लोग जल्दी ही और बिना उसकी मर्जी जाने कर देंगे? हाँ, कर भी सकते हैं। और जो अपनी बहन और माँ को बोझ समझते हैं उनके लिए अपनी बेटी भी किसी बोझ से कम थोड़े ना होगी। सच कहा है किसी ने कि पिता ना हो और बुढ़ी माँ असहाय हो तो एक बहन अपने भाई के लिए बोझ ही तो होती है। प्राची कहती रही। उसके भैया भाभी बिना उसकी बात का जवाब दिए ही वहां से अपने काम में लग गए। प्राची अपने सपनों को टूटता हुआ देख कर वहीं खड़ी रोती रही। आखिरकार भैया भाभी के दबाव में आकर प्राची को शादी के लिए हाँ करना ही पड़ा। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी प्रशांत के साथ हो गई और प्राची विदा होकर प्रशांत के घर चली गई। वहां जाकर देखा तो वहां का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन प्राची ने अपनी सास से सवाल किया कि मम्मी जी, दीदी लोग घर में ही क्यों रहती है? उसकी सास विमला जी ने कहा, बेटी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है? आखिरकार उसे संभालना तो चूल्हा चौका ही है। और तुम भी अपनी ज्ञान की बातें चूल्हे में ही डाल दो बेटी और घर संभालो। वैसे भी हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ही नहीं थी, पर तुम तो हमारे प्रशांत को पसंद आ गई, इसलिए हमने भी हाँ कर दी, वरना लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी। विमला जी की बात सुनकर प्राची के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी रहस्य उम्मीद थी वो भी अब उसे खत्म होती नजर आ रही थी। अब तक उसे लग रहा था कि इन लोगों ने कम कम दहेज लिया है तो ये लोग खुले विचारों के होंगे और हो सकता है कि किसी कारण से प्रशांत की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी। पर यहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरी और खजूर पर अटक गई मैं। धीरे धीरे घर की हालत प्राची के सामने आने लगी। लेकिन प्राची पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी, इसलिए उसने पहले घर के हालात समझे और फिर पूरे घर को अपने हिसाब से चलाने लगी। सास विमला जी जुबान की तेज थी, पर कोई प्यार से बात करे तो वह बात को समझती थी। धीरे धीरे समय बीतता ही जा रहा था। प्राची पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वह अपनी दोनों ननदों की पढ़ाई में मदद करती थी और पूरे घर की बागडोर अब उसने अपने हाथ में संभाल ली थी। पति से भी कभी कोई शिकायत नहीं करती थी कि शादी के बाद तुमने कहीं मुझे घुमाने नहीं ले गए, मुझे कुछ लाकर नहीं दिया। उसने प्रशांत के सामने ऐसी कोई चर्चा कभी नहीं की, इसीलिए प्रशांत भी प्राची की इज्जत करने लगा था। शुरू शुरू में प्राची ने सब कुछ समझा और फिर एक दिन उसने विमला जी से कहा कि मम्मी जी, अभी तो सोनू और मोनू दोनों छोटी हैं, कल को उनकी शादी भी तो करनी होगी, तो जितने पैसे ये कमा रहे हैं क्या उसमें सब कुछ हो पाएगा? जितनी उनकी कमाई है उसमें तो बड़ी मुश्किल से अपना घर चल पाता है, भविष्य के लिए तो कोई बचत हो ही नहीं पाती है। जिंदगी की गाड़ी अगर एक पहिए पर ही चले तो सोचिए उस एक पहिए पर कितना बोझ बढ़ेगा। वहीं अगर दो लोग कमाने वाले हों तो बोझ भी कम हो जाएगा, भविष्य के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर विमला जी थोड़ी देर तो चुप रही, फिर सोचने लगी कि प्राची की बात तो सही है। आखिर प्रशांत भी तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पा रहा है, कोई खुशी नहीं उसकी जिंदगी में। ये सब सोचकर विमला जी बोली, कहा तो तुम ठीक रही हो बहू। अब देखो ना, जब से प्रशांत के पिताजी नहीं रहे तब से दोनों बहनों की और मेरी जिम्मेदारी इस बेचारे के कंधे पर आ गई है। अब कोई दूसरा बेटा नहीं है मेरा जो हमारा सहारा बनता। दोनों भाइयों को मिलकर घर चलाने में भी आसानी हो सकती थी, लेकिन प्रशांत बेचारा अकेला ही सब कुछ संभाल रहा है। कहते कहते विमला जी की आंखें भर आई। प्राची ने कहा, मम्मी जी, जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरा बेटा हो तभी अपने भाई की मदद करे। और कहाँ लिखा है कि बेटा ही घर चलाता है? बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है ना। देखिए ना, मैंने भी तो बीएड की डिग्री लेकर रखी है। आप तो जानती हैं मुझे भी किसी स्कूल में बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरा वेतन भी अच्छा होगा। सुबह जाऊंगी, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। वेतन अच्छा मिलेगा तो घर को भी सहारा मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों नंदे प्राइवेट ही सही अपनी परीक्षाएं देती रहे। मैं उनकी पूरी मदद करूंगी, उन्हें पढ़ा दूंगी। मेरी दोनों नंदों का जीवन भी मैं संवारना चाहती हूँ।
ये भी अकेले ही कितना कर सकेंगे। मुझे तो उनकी हालत देखकर बड़ा दुख होता है। प्राची की बात सुनकर विमला जी के दिमाग में धीरे धीरे बात बैठने लगी। उस वक्त वह कुछ बोली नहीं, पर गुस्सा भी नहीं हुई। प्राची को लगा कि शायद बात बन सकती है। अगले दिन जब विमला जी की दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी, तब विमला जी की नजर उनके जूतों पर पड़ी जो फट चुके थे। सोनू मोनू, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे जूते फट चुके हैं? तुम्हारे भैया नया ला देते। माँ, हमने भैया को बताया था तो बोले अभी इन्हीं से काम चला लो, अगले महीने थोड़े पैसे आ जाएंगे तो दिलवा देंगे। माँ, भैया हमेशा ऐसे करते, हर जरूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। क्या उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं? इतना कहकर दोनों बहनें उदास चेहरा लेकर फटे जूते पहनकर स्कूल चली गई। दोनों बेटियों का उदास चेहरा देखकर विमला जी गंभीर हो गई और प्राची का प्रस्ताव उनके दिमाग में घूमने लगा। शाम को जब घर में सभी लोग मौजूद थे, तब विमला जी सबके सामने प्राची से बोली, बहू, तुम कल क्या कह रही थी? क्या तुम सच में नौकरी करना चाहती हो? अगर तुम नौकरी करने लगोगी तो घर का सारा बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम नौकरी करना ही चाहती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अभी भी घर संभाल सकती हूँ। मैं इस तरह से तुम्हारी मदद कर दूंगी। जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी तो कम से कम प्रशांत का थोड़ा तो भार कम होगा। विमला जी की बात सुनकर प्राची बड़ी खुश हो गई और उनके गले लग गई। फिर बोली, माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती है कि मैं नौकरी करूंगी तो घर में बिल्कुल भी देखूंगी ही नहीं। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना मैं करके ही जाऊंगी काम। फिर अगले ही दिन उनका आशीर्वाद लेकर अपने दस्तावेज लेने अपने मायके चली गई। इतने दिनों के बाद प्राची मायके आई, लेकिन फिर भी उसकी भाभी के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। उल्टा उसे देखते ही ताने मारने लगी। अरे, क्या हो गया? ससुराल में मन नहीं लग रहा था क्या, जो मायके चली आई? बड़ी मुश्किल से तो इस घर के बोझ को हटाया था, कहीं लड़ झगड़ कर तो यहाँ रहने नहीं आ गई हो। प्राची ने अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ परवाह भी नहीं की। फिर अपनी माँ के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरी नौकरी के लिए राजी हो गई है, इसीलिए मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेने आई हूँ। कावेरी जी उसकी बात सुनकर बड़ी खुश हो गई। बेटी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चलने वाली है। वो तो कुछ लोगों की आंखों में तुम चुभ रही थी और तुम्हारी पढ़ाई चुभ रही थी। वो लोग कभी चाहते नहीं थे कि तुम अच्छी नौकरी करो और अच्छी जिंदगी जियो। पर बेटी, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। तभी रवीना भी वहां आ गई। बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास तो पढ़ी लिखी बहू भी नहीं चाहती थी, वो तुम्हारी नौकरी करने पर राजी कैसे हो सकती है? जरूर तुमने खूब लड़ाई झगड़ा किया होगा घर में। भाभी, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती कि मेरी सास कैसे राजी हुई और कैसे नहीं, और वो क्या चाहती और क्या नहीं। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं उन्हें ही बात समझ में आती। यहाँ तो मैं कह कह कर थक गई थी, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं समझी। अब मेरा ससुराल ही मेरा घर है और मैं अपने घर की बात अपने तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। इतना कहकर प्राची ने अपना सामान लिया, फिर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल के लिए जाने लगी। जाने से पहले वो अपनी भाभी से बोली, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी को नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया है कि मैं अपनी जिंदगी खुद ही संवारूंगी और जरूर संवारूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात एक करके जो पढ़ाई मैंने की है उसे इस तरह से बर्बाद तो नहीं होने दूंगी। और एक दिन देखना, अपने पैरों पर खड़ी होकर भी दिखाऊंगी। भले ही मेरे भाई और आपने मुझे बोझ समझा, पर मेरा पति मुझे बोझ नहीं समझता। ये कहकर प्राची वहां से चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद प्राची को एक अच्छे स्कूल में अच्छे वेतन पर नौकरी मिल गई। अब प्राची भी अच्छा खासा कमाने लगी तो घर की स्थिति तेजी से सुधरने लगी। घर वालों की जरूरतें भी पूरी होने लगी। समय बीतने के साथ साथ प्राची को एक बेटा भी हुआ तो घर में और ज्यादा खुशियां आ गई। लेकिन कुछ ही समय बाद प्राची के मायके से खबर आई कि उसकी माँ कावेरी जी नहीं रही। प्राची ये बात सुनकर अंदर तक हिल गई और तुरंत ही अपने मायके चली आई। उसने बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया। भाई के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी माँ की अंतिम क्रिया कर्म में भाग लिया। भाई राजेश किसी काम से बाहर गया था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। प्राची को खबर मिली तो वह तुरंत अपने भाई के पास पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी हालत बड़ी नाजुक हो रही थी। एक पैर टूट जाने की वजह से अब उसकी नौकरी भी चली गई थी।
खैर थोड़े दिन प्राची मायके ही रही, भाभी को तकलीफ ना हो। लेकिन मायके कितने दिन रुकती, ससुराल तो जाना था, उसका जॉब भी था। जाने से पहले अपने भाई भाभी से बोली, भैया भाभी, आपने तो मुझे बोझ समझा था, पर मैं आपके बच्चों को बोझ नहीं समझती। इसलिए आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठा लूंगी, उसे अच्छे से अच्छा कॉलेज में पढ़ाऊंगी, जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये सुनते ही उसकी भाभी रवीना बड़ी शर्मिंदा हो गई और प्राची के पैर छूने लगी। प्राची, मुझे माफ कर दे प्राची, मैंने तुझे हमेशा बोझ समझा, और आज तू मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही है। अपनी भाभी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर प्राची बोली, जो हुआ उसे भूल जाइए भाभी, शायद मेरी किस्मत वो थी। अब तो माँ भी नहीं रही, तो इस घर में मेरा आना जाना तो उतना हो ही नहीं सकता। तो बस आप भी अब अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए। मुझसे जितना हो पाएगा मैं मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर प्राची वापस अपने ससुराल चली आई। समय बीतता ही जा रहा था। एक दिन विमला जी बोली, प्रशांत, अब अपनी बहनों के लिए भी लड़के ढूंढना शुरू करो। तब प्राची ने कहा, नहीं मम्मी जी, पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर उनकी शादी के बारे में सोचेंगे, ताकि ये आगे चलकर बेहतर जिंदगी जी पाए। विमला जी कहने लगे, बहू, वो तो ये अपने ससुराल में जाकर भी तो कर सकती हैं, जैसे तुमने किया है। नहीं नहीं मम्मी जी, यहाँ आप मुझे माँ के रूप में मिल गई, आपने मेरी बात समझी, इसलिए मेरा सपना पूरा हो पाया। पर जरूरी तो नहीं कि इन्हें भी ससुराल में आप जैसी सास मिले। हम क्यों दूसरों के सहारे इनके सपने पूरे करें। इन्हें इतना मजबूत करके इनके घर भेजेंगे कि कैसी भी मुसीबत आए तो भी ये पूरी तरह से तैयार रहे और उस मुसीबत का सामना कर सके। जो दुख और ताने मैंने सहे हैं वो मैं मेरी नंदों को कभी नहीं सहने दूंगी माँ जी। इतना कहते कहते प्राची की आंखें छलछला आई। तब प्रशांत प्राची के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ प्राची, मैं जानता हूँ तुम भाभी नहीं बल्कि अपने नंदों की बड़ी बहन बनकर सोच रही हो। मुझे तो तुम पर गर्व है कि तुम मेरे जीवन में आई। तुम ना होती तो मेरे घर की स्थिति क्या से क्या हो जाती, और ऐसी जिंदगी की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे जैसे अब हम जी रहे। हमें तो सपने देखना भी तुम्ही ने सिखाया है। विमला जी ने दोनों की बातें सुनकर कहा, चलो ठीक है बहू, अब जैसा तुम और प्रशांत चाहो वैसा ही होगा, क्योंकि जब तुमने अपने नंदों को अपनी बहनें मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। प्राची ने मोनू और सोनू के साथ साथ अपने भाई की बेटी की जिंदगी भी संवारी। आज उसने एक अच्छी बुआ और अच्छी भाभी होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पत्नी होने का भी फर्ज निभाया है। समाज को एक नया संदेश भी दिया कि माँ और बहन किसी पर बोझ नहीं होती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बोझ। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।